हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। और हम पढ़ रहे हैं आर.एस. शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री। इससे पहले हम 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये होगा हमारा चैप्टर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो हम पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन इंडियन हिस्ट्री, और सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्टोरियंस के बारे में। अब ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो उसका नेचर ऑफ सोर्सेज क्या है, कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके बिहाफ पे हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और कौन सी पुरानी हमारे पास कंस्ट्रक्शन अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले जानेंगे मटेरियल रिमेन्स क्या होते हैं। तो द मेथड ऑफ आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू रिकवर द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट। हमारा जो आर्कियोलॉजिकल जो मेथड है, आर्कियोलॉजी बेसिकली होता क्या है कि आपके पास जो भी पुराने ज़माने की जो भी चीज़ें पड़ी हैं, आप उसकी स्टडी करो और कोशिश करो पता लगाने की कि उस समय क्या क्या चीज़ें होती थी या उसका क्या यूज़ था। तो आप जो भी उस मटेरियल रिमेन से जो भी आप पता लगा पाएंगे, उसी स्टडी को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो ये जो आर्कियोलॉजी के जो मेथड है उसमें क्या होता है, मटेरियल रिमेन्स को रिकवर किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो किससे रिलेट करते हैं, एशियंट से, मेडिवल से, या फिर मॉडर्न पीरियड से हिस्ट्री के। इंडिया में और जो दूसरी और भी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वह आर्कियोलॉजी को यूज़ किया जाता है प्री हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए और एशियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। अब प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री एक ऐसा पीरियड है जहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास रिटर्न में मटेरियल अवेलेबल होता है। प्री हिस्टोरिक साइट्स डिफर फ्रॉम द हिस्टोरिकल साइट्स इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। तो इसीलिए ये दोनों साइट्स की अगर हम बात करें, हिस्ट्री और जो हिस्ट्री से पहले जो प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, उनकी साइट्स में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। They are not in a form of the prominent habitation remain but principally of fossils of human plants and animal। तो देखो जिस तरह से जो चीज़ें थी, जो मतलब पुराने टाइम की जो चीज़ें कभी जिस तरह से वो बनाई गई थी, उस फॉर्म में तो देखो आपको नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है। लेकिन वो चीज़ें आपको किस फॉर्म में मिल जाएंगी, फॉसिल्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। अब वो फॉसिल्स ह्यूमन का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है, एनिमल्स का भी हो सकता है। और ये जो फॉसिल होते हैं ये आपको जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, प्लेट्यू वाले एरिया में मिल जाएंगे, माउंटेन्स में मिल जाएंगे, या फिर जो रिवर वगैरह के जो किनारे वगैरह होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें आपको जो फ्लोरा फोना है ना, उस समय के जो भी एनिमल्स थे या जो भी फ्लावर्स वगैरह थे, प्लांट थे, आपको उनके भी फॉसिल्स मिल जाएंगे। न्यूमरस स्टोन टूल्स फ्रॉम द स्टोन एज हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। तो जो भी मैंने अभी आपको साइट बताई कि ये वो स्लोपी एरिया है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, तो यहाँ पर आपको स्टोन एज के बहुत सारे टूल्स भी मिल जाएंगे। The remains of the tool, plants, animal and human from pre-ice age indicate the climatic condition that prevailed at the time। तो जो भी चीज़ें आपको आइस एज के ज़माने की मिलती हैं, उसमें टूल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो वो आपको जो ज़्यादा जो नॉलेज आपको रेफ़र करेगी, वो किसके बारे में करेगी, आइस एज के बारे में करेगी, वो उस टाइम की कंडीशन आपको बताएगी। राइटिंग वॉज नॉन इन इंडिया बाय द मिडल ऑफ द 3rd मिलेनियम BC। तो जो राइटिंग्स है, अगर मतलब अगर हम देखें कि राइटिंग्स के बारे में कब पता चलता है, तो वो 3rd मिलियम BC का है। इंडस कल्चर के थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो राइटिंग्स थी वो मतलब लोगों को लिखना आ गया था। इट हैज़ नॉट सो फार बीन डेसिफर्ड। लेकिन उसमें से हम अभी तक भी कुछ भी डेसिफर नहीं कर पाए। चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। उस समय जो राइटिंग्स थी ना, वो पिक्टोरियल फॉर्म में थी। वो लोग ना, लिखना नहीं आता था उन लोगों को, वो पिक्चर्स की फॉर्म में बताने की कोशिश करते थे। उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए। जो इंडस कल्चर में जो भी हमें रिटर्न जो चीज़ें मिलती हैं, उसको हम अभी भी डेसिफर नहीं कर पाया। हमें समझ नहीं आया कि उसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हड़प्पन न्यू हाउ टू राइट, देयर कल्चर इज प्लेस्ड इन अ प्रोटो हिस्टोरिक फेज। तो वो लोग जानते थे कि कैसे लिखा जाता है और पिक्चर्स की फॉर्म में उसको वो एक्सप्रेस करते थे। द सेम इज़ द केस विद द चाल्कोलिथिक और कॉपर स्टोन एज। तो हमें पता है जो कॉपर स्टोन एज जो आता है स्टोन एज के बाद, वो चाल्कोलिथिक होता है। उस एज पे हमारे पास कोई राइटिंग अवेलेबल नहीं है। डेसिफ्रेबल राइटिंग वॉज नॉन इन इंडिया ओनली इन द 3rd सेंचुरी। हमारे पास जो राइटिंग जिनको पढ़ के आज हमें समझ आ गया, हमने उनको डेसिफर कर दिया, उनका मीनिंग हमें पता है, तो वो राइटिंग सब की है, वो है 3rd सेंचुरी की। 3rd सेंचुरी की राइटिंग्स है जिनको हमने डेसिफर कर दिया। और ये टाइम किसका था, अशोका का। ठीक है, तो अशोका के जो भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं वो हम मतलब जो वो हैं हिस्टोरियंस वगैरह हैं, वो उसको स्टडी कर लेते हैं, वो उसको पढ़ लेते हैं। और वो जो उसका इंस्क्रिप्शन है वो एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड एविडेंस है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अगर हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमारे पास जो अशोका के इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
Despite the critical use of Vedic and post-Vedic literary sources for history in pre-Ashokan time, archaeological remains a very important source for historian. तो ठीक है, हमारे पास जो भी क्रिटिक वो वैदिक और जो पोस्ट वैदिक लिटरेरी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के प्री अशोकन टाइम के, वो भी आर्कियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वो सारी जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है इन सब चीज़ों से जुड़े हुए वैदिक और पोस्ट वैदिक लिटरेरी सोर्सेज से, वो हिस्टोरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर वो जो हिस्ट्री है उसको समझना चाहते हैं तो। द एशियन इंडियन लेफ्ट इनन्यूमरेबल मटीरियल रिमेन्स, तो बहुत सारे हमारे पास एशियन इंडियन के बहुत सारे क्या है हमारे पास मटीरियल रिमेन है। और जैसे कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं, तो अब वो टेम्पल्स जो होते थे उस टाइम पर ना वॉल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाई जाती थी। ब्रिक मोनास्ट्रीज़ हैं ईस्टर्न इंडिया में जो अभी भी बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही बनी हुई हैं, ठीक है। जो ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हुई हैं पास्ट में हमारे पास वो भी अवेलेबल है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन लाइव बरिड इन माउंट स्कैटर्ड ऑल ओवर द इंडिया एंड द माउंट इज एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अ लैंड कवरिंग द रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन। तो ये भी माउंट क्या होता है, देखो माउंट ना एक बड़ा ऐसा होता था कि जैसे ना किसी चीज़ को दबा के फिर उसको कवर कर दिया, तो वो एक ना काफ़ी ऊंचा सा एक वो बन जाता था, जैसे कि कोई चीज़ इकट्ठा करके हमने और उसका ढेर लगा दिया और उसको फिर अच्छे से कवर कर दिया, तो वो ऊपर ना एक माउंट सा बन जाता था। तो और जो ये एक एलिवेटेड पोर्शन होता था, मतलब जो बाकी लैंड है उससे थोड़ा उठी हुई जगह होती थी वो। इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो ये डिफरेंट टाइप्स की देखी गई है। इसमें कभी कभी होता था इसके अंदर किसी एक कल्चर की चीज़ें अवेलेबल हैं, कभी कभी इसमें बहुत सारे जो अलग अलग कल्चर हैं वो मिल जाते थे, मल्टी कल्चर मिल जाते थे कि मतलब और भी ज़्यादा। सिंगल कल्चर माउंट रिप्रेजेंट ओनली वन कल्चर थ्रू आउट, तो जहाँ पर सिंगल कल्चर माउंट मिला है वहाँ पर आपको बेसिकली किसी एक ही कल्चर के बारे में पता चलेगा। कुछ माउंट्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पेंटेड ग्रे वेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो पॉटरी बनाई जाती थी इनको कलर किया जाता था। अदर सतवाहना कल्चर एंड येट अदर डैट ऑफ द कुशान, कुछ में हमें क्या मिला है सतवाहना कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, कुछ हमें कुशान से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं उन माउंट्स के अंदर। इन मेजर कल्चर माउंट्स वन कल्चर इज डोमिनेंट एंड द अदर ऑफ द सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। तो मेजर कल्चर जो माउंट्स मिले हैं उस तरह के जो मिले हैं मेजर कल्चर माउंट्स, उसमें क्या होता था एक कल्चर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता था और दूसरे को हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते थे, कि मतलब एक कल्चर से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिली हैं वहाँ पर, बाकी कल्चर की भी चीज़ें मिली हैं लेकिन वो उतनी नहीं मिली हैं। Multicultural mount represents several important cultures in succession which occasionally overlap with one another। तो जो भी उसके अंदर जो चीज़ें मिली हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई मिली है, कि मतलब पहले जो किसी टाइम का जो कल्चर होगा उसकी जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर रख दी, फिर टाइम बीतता गया फिर दूसरा कल्चर आया, दूसरे तरह के लोग आए, फिर उन्होंने अपनी चीज़ें रख दी, फिर तीसरे आए उन्होंने अपनी चीज़ें रख दी, है ना। अब अगर अब हम उसको खोदने की कोशिश करेंगे उसमें चीज़ें निकालेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारे कल्चर मिलेंगे और वो भी ओवरलैप फॉर्म में मिलेंगे, है ना, एक के नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा कल्चर, फिर चौथा कल्चर, इस तरह से मिलेंगे। एज इन द केस विद द रामायण एंड महाभारत, an excavated mound can be used to understand successive layer of the material and the other aspects of a culture। तो रामायण और महाभारत के टाइम के अगर हम माउंट्स को एक्सकेवेट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही मिलता है कि हमें बहुत सारी लेयर देखने के लिए मिलती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की। अगर जो रामायण और महाभारत के टाइम के माउंट्स को हम वापस से क्या करते हैं एक्सकेवेट करते हैं, उसे खोद के हम उसके नीचे की चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो माउंट्स है इसको दो तरीके से एक्सकेवेट किया जाता है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली एक्सकेवेशन में क्या होता है, चीज़ों को लेंथ वाइज डिग किया जाता है और ये एक कम एरिया पे होता है, थोड़ा वर्टिकली किया जाता है, इसको खोदा जाता है और ये काफ़ी थोड़े कम एरिया पे होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है इसमें क्या होता है, इसकी काफ़ी बड़े एरिया में किया जाता है, जो इसमें खुदाई होती है वो काफ़ी बड़े एरिया में की जाती है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन है वो महंगा होता है वर्टिकल से, ठीक है। एज मोर साइट हैव बिन डग वर्टिकली, तो बहुत सारी साइट ऐसी है जिनको वर्टिकली डग किया गया है और वो बहुत अच्छे गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें चीज़ों को अवेलेबल करती है कि पहले एक मिला फिर उससे दूसरा मिला। लेकिन जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग को देखें तो ये बहुत एक्सपेंसिव भी होती है ना, और काफ़ी कम ही जगह की गई है ये चीज़ें हैं, और ये इतना सटीक और इतना सिक्वेंस वाइज चीज़ों को हमें नहीं दे पाती जितना कि वर्टिकल कल्चर दे देता है, मतलब जो वर्टिकल डिगिंग है वो दे देती है। क्योंकि यहाँ तो हम वो क्या क्या कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं तो चीज़ें हमारे पास हमें पता नहीं चल पाएगा, हमें ऊपर ऊपर की चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर हम वर्टिकल कर रहे हैं तो उसे पहला मिलेगा फिर दूसरा मिलेगा फिर हम थोड़ा और खोदेंगे तो तीसरा मिलेगा, तो हमें कम टाइम में और कम जगह को खोदने में हमें उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी अलग अलग कल्चर की। Even on those mounds which have been excavated, the ancient remains have been preserved in various proportion। तो इन माउंट्स में जो हमें चीज़ें मिलती हैं एशियन रिमेन्स हमें जो भी मिलते हैं पुराने ज़माने के वो डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में मिलते हैं। जैसे कि अगर हम देखें
जो अगर हम कहीं भी ऐसी जगह डिगिंग करते हैं जो कि सूखा वाला एरिया, जो ड्राई एरिड क्लाइमेट है जहाँ का, जैसे कि वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि जो हमें एंटीक्विटीज़ यहाँ पर हमें जो मिलती हैं, उस ज़माने की जो चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है वो बेटर स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन में मिलती हैं, मतलब उनकी जो कंडीशन होती है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर हम मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट के रीजन को वहाँ पर अगर हम डिगिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे गैंगेटिक प्लेन के आसपास या फिर, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हमें ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो अच्छी फॉर्म में नहीं मिलती है। जैसे कि कोई अगर आयरन की चीज़ है तो उस पर जंक लगा हुआ है, अब देखो लग ही जाएगा जब उसका वहाँ का क्लाइमेट ही कैसा है, मॉइस्ट है, ह्यूमिड है। और अगर वही चीज़ अगर हम राजस्थान की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जब उसको मॉइस्ट क्लाइमेट ही नहीं है तो वो कहाँ से ख़राब होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें चीज़ें अच्छे से नहीं मिल पाती हैं। ओनली द बर्न ब्रिक स्ट्रक्चर और स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ द गैंगेटिक प्लेन आर वेल प्रिजर्व। तो जो चीज़ें जैसे कि बर्न ब्रिक्स हैं, है ना, जो पकी हुई ईंटें हैं या फिर जो स्टोन स्ट्रक्चर है, वही हमें ऐसे एरियाज़ के आसपास अच्छी तरीके से अच्छे प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्व हुए मिलते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का तो ना तो क्लाइमेट कुछ बिगाड़ पाएगा जल्दी से, और ना कोई पानी वानी, ना कोई मॉइस्ट कंडीशन बिगाड़ पाएगी। Excavation have brought to the light the village that people established around 6000 BC in बलूचिस्तान। तो जो भी एक्सकेवेशन होते हैं उसमें हमें विलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और कुछ तो हमें जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पर विलेजेस के बारे में पता चला कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पर विलेजेस कैसे होते थे। तो दे ऑल्सो टेल अस अबाउट द मटीरियल कल्चर विच वॉज डेवलप इन द गैंगेटिक प्लेन इन द सेकेंड मिलेनियम। तो जो गंगा के पास हमें कल्चर मिलता है, मटीरियल कल्चर मिलता है, तो उससे हमें पता चलता है कि गंगा के आसपास का रीजन कैसा था सेकेंड मिलेनियम के आसपास। दे शो द लेआउट ऑफ द सेटलमेंट इन विच पीपल लिव। तो पता चलता है कि भाई लोग वहाँ किस तरह रहते थे, किस तरह के वो पॉटरी बनाते थे। पॉटरी क्या होता है, जिसमें वो अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे, जैसे आजकल होता है ना मिट्टी के बर्तन वगैरह होते हैं, किस तरह के उनके घर होते थे, ठीक है, और किस तरह की सीरियल्स वगैरह वो लोग खाते थे, उगाते थे, टूल्स को यूज़ करते थे, है ना, किस तरह के इम्प्लीमेंट्स वगैरह वो यूज़ करते थे। साउथ इंडिया में जो ग्रेव्स होते हैं, जो लोग मर जाते हैं तो उनको किस तरह से उनको दबाया करते थे, डेड बॉडीज़ का क्या करते थे, उनके भी टूल्स, वेपन्स, पॉटरी या दूसरी बिलोंगिंग चीज़ें क्या मतलब की जाती थी, कैसे वो सब चीज़ें रखते थे। दे वर इंसर्कल्ड बाय अ लार्ज पीस ऑफ स्टोन। देखो वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर जो ग्रेव्स होते ना, जब साउथ में क्या होता था उस साइड पे कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो जब उसको वो दफनाते थे तो उसके साथ उसकी बिलोंगिंग्स को रख दिया करते थे, जैसे कि उससे जुड़ी हुई उसकी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें रख दी, उसके टूल्स रख दिए, उसके वेपन्स रख दिए, या जो चीज़ उस इंसान को अच्छी लगती थी जब वो जिंदा था तो वो सारी चीज़ें उसके साथ वहाँ पर दफन कर दी जाती थी। और बाद में क्या होता था कि जहाँ पर उसको अब दबा दिया गया है उसके बाद वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर से ना उसकी जो डेड बॉडी के जो ऊपर वाला जो एरिया, जो लैंड वाला एरिया, उसको इंसर्कल कर दिया जाता था स्टोन से, और इस स्ट्रक्चर को बोलते थे मेगालिथ। ऑल्दो सम मेगालिथ डू नॉट फॉल इन दिस कैटेगरी, बहुत तरह की जो और दूसरी कुछ मेगालिथ होती हैं वो उस कैटेगरी में नहीं भी आती थी। बाय डिगिंग दैम वी लर्न ऑफ द लाइफ पीपल लिव्ड इन अ डेक्कन फ्रॉम द आयरन एज ऑनवर्ड। तो अगर अब हम उस एरिया को डिग करेंगे तो हम क्या देखेंगे, भाई हमें वो डेड बॉडी का जो वो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी मिलेंगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उन चीज़ों को देख के हमें पता चलेगा। The science that enable us to systematically dig the successive layer of old mound and to form an idea of material life of the people is called the archaeology। तो इसलिए अगर हम ओल्ड माउंट्स को डिग करेंगे, उनको खोदेंगे, तो हमें बहुत सारी तरह की चीज़ें मिलेंगी और उन चीज़ों से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उन लोगों की मटेरियल लाइफ कैसी थी, और इसी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, उन सब चीज़ों को पता लगाना, इसी को बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। Their dates are fixed by various methods. ऑफ दैम रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमें चीज़ें मिल तो रही है लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है, किस टाइम की है, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, रेडियो कार्बन, जिसमें जो कार्बन 14 है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कार्बन है जिसको यूज़ किया जाता है। अब देखो जो रेडियो एक्टिव कार्बन है ये किसमें प्रेजेंट होता है, ये सभी जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और जैसे जैसे वो क्या होता है कि ये ना जैसे कोई चीज़ अभी कुछ टाइम बाद, उसके 5 साल बाद, उसके 10 साल बाद, वो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है वो जैसे जैसे पुराना होता जाता है, मतलब उसकी जो एज बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से जो उसका कार्बन होता है वो भी क्या होने लगता है, डिके होने लगता है, ख़त्म होने लगता है ना, एक यूनिफॉर्म रेट पे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिविंग द प्रोसेस ऑफ डीके C14 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन 14 थ्रू एयर। हाँ देखो उसमें क्या कहा गया है कि जो कार्बन 14 है वो एक रेडियो एक्टिव कार्बन है और वो सभी लिविंग ऑब्जेक्ट्स में क्या है, प्रेजेंट है। इट डिके लाइक ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ये डिके करता रहता है जैसे बाकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे डिके होते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, वैसे ये भी होता है।
जब ऑब्जेक्ट लिविंग फॉर्म में होता है तो जो प्रोसेस है इसका डिकेइंग का, जो कार्बन 14 है, जब वो डिके होने का जो उसका प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइज रहता है, मतलब न्यूट्रल रहता है वो, क्योंकि जितना कार्बन डिके होता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में से वापस से उतना कार्बन ले लेता है, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू। लेकिन अब जब ये ऑब्जेक्ट अलाइव फॉर्म में है, मतलब मान के वो डेड फॉर्म में है, तो अब क्या होगा, अब तो ये प्रोसेस नहीं कर पाएगा वो, अब तो उसके अंदर जितना कार्बन है वो है, बाहर से नहीं ले सकता। तो इसीलिए अब धीरे धीरे क्या होगा, जो उसका कार्बन जो प्रेजेंट है वो क्या होने लग जाएगा, वो डिके होने लग जाएगा उसके अंदर से, एक यूनिफॉर्म रेट पे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। बट सीज टू एब्जॉर्ब कार्बन 14 फ्रॉम एयर एंड फूड, ठीक है, क्योंकि वो ले ही नहीं पाएगा बाहर से। बाय मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन 14 कंटेंट इन एशियन ऑब्जेक्ट इट एज कैन बी डिटरमाइंड। तो आप समझिए कि अब उसका हम क्या देखेंगे, अब हमें कोई भी जो पुराना ऑब्जेक्ट जो मिला है एशियन टाइम का, हम कार्बन कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या चेक करेंगे कि उसका जो कार्बन कंटेंट है वो कितना कम हो गया जब से वो डेड हुआ है, जब से मतलब उसका जो वो है रेटिंग है, कार्बन रेटिंग, वो कितना कम हुआ। अब जितना कम हुआ होगा तो समझ जाओ वो कितना पुराना है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया होगा उसका कार्बन, तो उसका मतलब वो चीज़ बहुत पुरानी है। थोड़ा कम हुआ होगा तो मतलब वो थोड़ी पुरानी है। इट एज कैन बी डिटरमाइन, तो इसी से क्या होता है, उसकी जो एज है उसका पता लग जाता है। दिस इज बिकॉज एज स्टेटेड अर्लियर द डिके ऑफ कार्बन 14 टेक प्लेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो जो ये डिके है कार्बन 14 का यूनिफॉर्म रेट पे, ऐसा नहीं है कि एकदम से कम हो जाएगा या एकदम से बढ़ जाएगा, नहीं, जो कार्बन 14 का जो डिके होता है वो यूनिफॉर्म रेट पे होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5568 ईयर। तो जो उसकी हाफ लाइफ होती है, जो मतलब इसका जो हाफ डिके होता है उसे होने में कम से कम 5000 और 568 ईयर्स लग जाते हैं, 5568 ईयर्स लग जाते हैं। तो ये इसलिए इसकी हाफ लाइफ होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल की, ठीक है। और thus carbon 14 content in an object that ceased to be live 5568 years ago would be half of what it was when it was living। तो मतलब जिस टाइम पे वो जो भी था, जब वो जिंदा था, उस टाइम पे उसकी जो भी लाइफ थी उससे वो आधा हो जाता है जब उसका इतना टाइम पीरियड निकल जाता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट when ceased to be live 11,136 ईयर एगो। लेकिन इसका भी जो कार्बन रेटिंग मेथड है ये नहीं कि आप इसे भी किसी पे भी ऑब्जेक्ट पे आप इसको अप्लाई करोगे अरे वो आपको एक एज बता देगा इसकी, नहीं। 11,136 ईयर एगो तक पुराने ऑब्जेक्ट का वो बता सकता है कि मतलब ये इतना पुराना है कि भाई 11,136 साल पहले की चीज़ों तक कोई बता सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वो पुरानी है तो ये नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो कार्बन डीके है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तो जब अब कार्बन ही नहीं बचेगा उसके अंदर थोड़ा बहुत भी चेक करने के लिए भाई कितना ख़त्म हुआ है, तो वो कैसे बताएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। तो अगर हमें क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में पता लगाना है तो हम क्या देखेंगे, प्लांट रेसिड्यू देखेंगे, उस समय के जो भी प्लांट रेसिड्यू बचते हैं उनको देखेंगे। जैसे कि जो पोलन है ना, जो फ्लावर के अंदर जो पोलन होता है उसकी स्टडी करेंगे तो हम उस ज़माने की चीज़ों को पहचान लेंगे। अब ये पोलन कहाँ से मिलेगा हमें, ये फॉसिल्स के अंदर मिलेगा। मतलब जैसे कि उस टाइम के जो पॉलन वगैरह है वो किसी स्टोन के अंदर दब चुका है तो वो वहाँ पर प्रिजर्व है। तो अगर हम उस पर स्टडी करेंगे तो हमें उस समय की जो प्लांट है, वेजिटेशन है, क्लाइमेट है, उसके बारे में पता चल जाएगा। On this basis, it is suggested that agriculture was practiced in Rajasthan and Kashmir around 7600 BC। तो इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करने से हमें ये पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था कम से कम 7000 से 6000 BC के बीच में। The nature and component of metal artifacts are analyzed scientifically and consequently the mines from which the metals were obtained are located in a stage in the development of metal technology। वैसे ही जो मेटल की जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको स्टडी किया गया है, उनके स्टडी करने से पता चलता है कि वो किस चीज़ के बने थे, कितने पुराने हैं, किस तरह की मेटल टेक्नोलॉजी उनके अंदर यूज़ की गई है। An examination of animal bone shows whether the animal were domesticated and also indicate the uses to which they were put। Animals बोन्स को हम स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि जो एनिमल्स है उस समय वो पाले जाते थे या वो जंगली थे, जो हमें एनिमल्स की जो हड्डियाँ वगैरह मिलती हैं। आई मे एडिड दैट आर्कियोलॉजी प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सॉइल आर्काइव्स विच कंटेन वेरियस मटेरियल रिमेन। तो जो उस सब जो भी सॉइल के जो काइंड्स मतलब जो आर्कियोलॉजी से हमें पता चलता है कि जो काइंड ऑफ सॉइल्स हैं, मतलब हमें सॉइल से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे हमें बहुत सारे उस समय के मटेरियल रिमेन्स के बारे में पता चलता है। However, for a total study of prehistory extending roughly up to 3000 BC or so, it is necessary to get an idea of a history of the soil, rock, etc. This is provided by geological studies। तो हमें पुराने समय की हमें सॉइल को, रॉक को एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं।
और जो सॉइल और जो रॉक की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, जियोलॉजिकल स्टडीज़ बोलते हैं। सिमिलरली द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कीप्स ऑन चार्जिंग though at a slow pace, and their history is provided by the biological studies. Human history cannot be understood with an idea of the continuing interaction between soil and plant and animal on one hand, human on the other hand. तो जो ह्यूमन हिस्ट्री है ये नहीं है कि आपने बस चीज़ें सॉइल के बारे में पढ़ लिया, रॉक के बारे में पढ़ लिया, या जो चीज़ें वहाँ से अवेलेबल हुई हैं उनके बारे में पढ़ लिया। नहीं, आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेगी अगर आपको एक कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए। तो आपको सॉइल भी पढ़ना पड़ेगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ में ह्यूमन्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप क्या कर पाओगे, एक प्रॉपर जो आप ह्यूमन हिस्ट्री जानना चाहते हो उसको जान पाओगे। जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एडवांसेस अनेबल अस टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली द प्री हिस्ट्री बट ऑल्सो हिस्ट्री। अगर हम जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एडवांसेस मतलब दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल जिसमें हमारी चीज़ें आ जाती हैं, हम बोल सकते हैं नॉन लिविंग चीज़ें बोल दो आप, कि जिसमें हमारा सॉइल आ रहा है, रॉक आ रहा है, और बायोलॉजिकल एडवांसेस जिसमें हम ह्यूमन नेचर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, हम पूरी तरह से हिस्ट्री को समझ पाएंगे। Taken together with archaeological remains, geological and biological studies act important source for the study of over 98% of the total time scale of history stating with the origin of the earth। ठीक है, तो वही सब बताया गया है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी आप पता लगा पाओगे कि जो अर्थ का ओरिजिन है वो सब कैसे हुआ। अब आ जाओ कॉइन्स पे, उस समय के जो हमें कॉइन मिलते हैं। Large number of coin or inscription have been found on the surface. Many of them have been unearthed by the digging। तो बहुत सारे कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल है उस समय के, बहुत सारे ऐसे हैं जो खुदाई करके मिले हैं। जो अगर हम कॉइन की स्टडी की बात करें तो उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, जो कॉइन की स्टडी होती है। जो एशियन इंडियन करेंसी थी वो पेपर की फॉर्म में नहीं थी, ठीक है, जैसे कि अब होता है, बल्कि उस समय वो कैसी थी, मेटल के फॉर्म में जो कॉइन्स मिलते थे। एशियन जो कॉइन्स थे वो बहुत तरह के मेटल्स के बने थे, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, इस तरह के जो मेटल्स थे उनको उनका यूज़ किया जाता था कॉइन्स बनाने के लिए। और बहुत सारे बर्न्ड क्ले के भी, है ना, जो मिट्टी के होते हैं उसके भी मिले हैं, जो क्ले फॉर्म में होते हैं। मोस्ट ऑफ दैम रिलेट टू द कुशान पीरियड, दैट इज द फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरी। बहुत तो कुशान पीरियड के भी हमारे पास कॉइन है, जो कि क्रिश्चियन सेंचुरी के आसपास जो कुशान पीरियड था उसके टाइम की हमारे पास कॉइन है। एंड द यूज़ ऑफ सच मोल्ड्स इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड वर्चुअली डिसअपियर। लेकिन इस तरह के जो कॉइन थे जो कुशान पीरियड में चलते थे वो पोस्ट गुप्ता पीरियड तक आने तक वो क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाते हैं। एज देयर वॉज नथिंग लाइक द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इन द एशियन टाइम। तो भाई उस समय बैंक वगैरह जैसी सुविधाएं नहीं होती थी पुराने समय में, बल्कि जो लोग थे वो अपनी मनी को कहाँ स्टोर करके रखते थे, मिट्टी के घड़ों में भर के और ना ज़मीन में दबा दिया करते थे, और उसको उस तरह ही मेंटेन करते थे। और काफ़ी उनके पास ना काफ़ी ज़्यादा वो एक अच्छे खासे अमाउंट में रहते थे उनके पास, वो जिसको वो ऐसे नीचे दबा दिया करते थे और ज़रूरत के टाइम पे उसको वो वापस से निकाल लेते थे। जो हमें इस तरह के अब जो इतने सारे सिक्के हमें मिले हैं एक जगह इकट्ठा हुए, इसमें ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉइन है, बल्कि इसमें हमें दूसरे मिंटेड अब्रॉड कॉइन भी मिलेंगे, मतलब जो फॉरनर जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में चलते थे, अब्रॉड वगैरह में चलते थे, जैसे कि रोमन एम्पायर। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है उसका लिंक दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी था, ट्रेड होता था। अब वो जो कॉइन्स है वो कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, यहाँ जो म्यूजियम्स है वहाँ पर उनको प्रिजर्व किया हुआ है। बहुत सारे इंडियन कॉइन है जिनको नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया के कॉइन है जिनको बाहर दूसरी कंट्रीज़ वालों ने अपने म्यूजियम में उनको प्रिजर्व करके रखा है। जो ब्रिटेन है उसने हमारे ऊपर बहुत लंबे टाइम तक रूल किया है। जो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं सक्सीड इन ट्रांसफरिंग मैनी ऑफ द इंडियन कॉइन टू प्राइवेट एंड पब्लिक कलेक्शन इन ब्रिटेन। तो जब वो लोग यहाँ से गए तो अपने साथ बहुत सारे इंडियन कॉइन्स भी ले गए, और वो उनको क्या करते हैं, वो ब्रिटेन में उनका कलेक्शन बना के रखा हुआ है उन्होंने। कॉइन है जो बहुत अलग अलग मेजर डायनेस्टीज जो भी रही हैं पुराने ज़माने की, उनको एक कैटलॉग में मतलब सिक्वेंस वाइज उनको वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उनको पब्लिश किया हुआ है अपने म्यूजियम्स के अंदर। हमारे पास भी हैं बहुत सारे के इस तरह के कॉइन इंडियन म्यूजियम में रखे हुए हैं जो कोलकाता में, और इंडियन कॉइन्स है जो अभी ब्रिटिश म्यूजियम में भी रखे हुए हैं लंदन में, ठीक है ना। तो जो ब्रिटेन वाले हैं उन्होंने इंडियन कॉइन को अपने म्यूजियम में रखा हुआ है जो यहाँ से ले गए थे। तो बहुत सारे कॉइन है हमारे पास जो हमारे पास मतलब हमारे पास है जो दूसरी कंट्रीज़ है जिन्होंने पुराने टाइम की चीज़ों को अभी भी संभाल के रखा हुआ है। अदर अर्लीस्ट कॉइन कंटेन अ फ्यू सिम्बल्स। जो पुराने ज़माने के उस समय जो कॉइन्स थे उन पर ना कुछ सिम्बल्स भी होते थे, जैसे कि किसी किंग की फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, या फिर वो जिस भी देवी देवता को मानते थे उसकी फ़ोटो भी वो वहाँ पर उस पर बनवा दिया करते थे कॉइन पे, या फिर वो कोई नाम लिखा होता था, कोई डेट्स मेंशन होती हैं उन कॉइन पे। तो जब भी वो ऐसे सर्कुलेट होते थे तो उससे पता चल जाता है कि हाँ मतलब उनकी उस फोटो से या उस जो भी उन्होंने उस पर मिंट किया हुआ है उससे पता चल जाता है कि वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो उससे
ईजी हो जाता है हमारे लिए हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना। स्पेशली ऑफ द इंडो ग्रीक, जो इंडो ग्रीक हमारी कंट्री में आए थे फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान, और उन्होंने यहाँ पर रूल किया था सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। तो वो भी बहुत सारे उन्होंने कॉइन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। एस कॉइन वर यूज फॉर द वेरियस पर्पसेज सच एज द डोनेशन, अ मोड ऑफ पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये आप देख रहे हैं कॉइन को कहाँ का यूज़ किया जा रहा है, डोनेशन भी की जा रही है, पेमेंट की जा रही है, अपने आदान प्रदान मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उस ज़माने की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो मर्चेंट्स है ना, जो व्यापार करते थे, वो जो व्यापारियों का जो ग्रुप होता था, वो अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग में उन्होंने कुछ कॉइन्स को क्या किया है, मिंट किया है। जो गोल्ड स्मिथ होते थे उनकी भी वो भी कुछ कॉइन्स बनाते थे, और वो किसकी हेल्प लेते, वो हेल्प नहीं सॉरी वो परमिशन लेते थे रूलर्स की, रूलर से पूछ के वो अपने हिसाब से भी कुछ कॉइन बना लिया करते थे। उससे पता चलता है कि जो क्राफ्ट था, कॉमर्स था, वो कितना इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। कॉइन हेल्प करते थे ट्रांजैक्शन में, जब कोई बड़े स्केल पे कोई ट्रांजैक्शन होती थी या कोई ट्रेड होता था तो कॉइन्स के ही थ्रू वो किया जाता था, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें तो उसको तो वो क्या करते थे, बाटर सिस्टम के थ्रू कर लिया करते थे कि ठीक है मैंने तुमको प्याज दिया तो मुझे टमाटर दो। लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेड होते थे, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन होती थी, तो उस ज़माने में भी वो लोग क्या करते थे, कॉइन का यूज़ करते थे। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडियन कॉइन्स मिलते हैं वो पोस्ट मौर्य पीरियड के मिलते हैं, और ये जो थे ये लेड के बने हुए थे, पॉटिन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इन ये सारे तरह के जो मेटल्स थे वो यूज़ होते थे कॉइन्स बनाने में पोस्ट मौर्य पीरियड पे। जो सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया जाता है वो गुप्ता के टाइम पे किया जाता है। ये दो चीज़ें हैं कि मतलब गोल्ड कॉइन किसने पहली बार इस्तेमाल किए, तो वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, इंडो ग्रीक ने किए थे, जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने किए थे या इंडिया में आके। लेकिन अगर कोई पूछता है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो वो किसके टाइम पे हुआ था, गुप्ता के टाइम पे सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन बनाए गए थे। ऑल दिस इंडिकेट दैट ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि भाई गुप्ता टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स फ्लरिश हुआ था, तो इसलिए तो वो गोल्ड कॉइन बनाए गए, वरना क्या जरूरत पड़ी थी। स्पेशली इन द पोस्ट मौर्य एंड अ गुड पार्ट ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में और गुप्ता पीरियड में काफ़ी अच्छा ट्रेड और जो कॉमर्स था वो काफ़ी अच्छा था। Only a few coins belonging to the post-Gupta period have been found, which indicate a decline of a trade and commerce in that period. बाद में धीरे धीरे पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या होने लगा था, वो सब चीज़ें डिक्लाइन भी होने लगी थी जिनका ट्रेड और कॉमर्स था। कॉइन ऑल्सो पोर्ट्रे किंग एंड गॉड्स कंटेन रिलीजियस सिंबल। तो बहुत सारे कॉइन ऐसे मिलते हैं कि जिसपे उनके किंग की फ़ोटो है या उनके भगवान की फ़ोटो है, कुछ रिलीजियस सिंबल्स हैं, और कुछ पे क्या है उनका रिलीजन से कोई जुड़ी हुई चीज़ें उस टाइम की, या कुछ उस टाइम पे जो भी आर्ट चलती थी उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी उन कॉइन्स पे देखी जाती हैं। काउरीज, जिसको पुराने टाइम में कोड़ियाँ भी बोलते थे, उनको भी कॉइन की तरह यूज़ करते थे। और पोस्ट गुप्ता टाइम पे बहुत मतलब ये सब चीज़ें क्या देखी गई हैं, जो पोस्ट गुप्ता टाइम पे उस टाइम पे जो काउरीज वगैरह ये भी चीज़ें देखी गई हैं। अब आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन पे। फार मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉइन आर इंस्क्रिप्शन। तो कॉइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब क्या हो जाता है हमारे पास, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। कि ओल्ड राइटिंग्स होती हैं जो इंस्क्रिप्शन पे यूज़ होती हैं, जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, वो अपनी तारीफ में वो इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे। और दूसरे पुराने जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं पैलियोग्राफी। जो इंस्क्रिप्शन है उनको सील्स पे बनवाया जाता था, या फिर स्टोन पिलर पे लिखवाया जाता था, रॉक पे भी लिखवाया जाता था, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल की वॉल्स पे, या फिर वुडन टैबलेट पे, या फिर ब्रिक्स और जो इमेजेस होती हैं उन पे ये जो राजा महाराज थे अपने बारे में लिखवाते थे। इंडिया में जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है उनको रिकॉर्ड किया गया है स्टोन पे, कि उनको स्टोन पे लिखवाया गया है। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन इरा कॉपर प्लेट बिगेन टू बी यूज फॉर दिस पर्पस। उसके बाद फिर अर्ली सेंचुरीज में क्या देखा गया है कि कॉपर प्लेट को भी यूज़ किया गया इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और साउथ इंडिया में क्या हुआ है, स्टोन को काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ किया गया है फॉर द इंस्क्रिप्शन। वी हैव ऑल्सो इन दैट रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड ऑन अ वॉल ऑफ अ टेम्पल टू सर्व द परमानेंट रिकॉर्ड। तो वो लोग क्या करते थे, मंदिरों की दीवारों पे भी लिखवाते थे, क्योंकि वो मंदिर की दीवार पे लिखवाना मतलब कि उस रिकॉर्ड को परमानेंट करवा देना, क्योंकि मंदिर कोई ऐसे तो वो लोग बनवाते नहीं थे, बहुत ही बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, तो उनकी वॉल्स पे वो अपने बारे में लिखवा दिया करते थे। कुछ इंस्क्रिप्शन कॉइन की तरह इंस्क्रिप्शन को प्रिजर्व किया गया है म्यूजियम के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसा जिसके पास है। और बहुत सारे ऑफिस वगैरह जो चीफ एपिग्राफिस्ट मैसूर वहाँ पर भी हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो हमें मिला था, जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है, जो 3rd सेंचुरी BC का है, ज़्यादा अशोक के टाइम के हैं। संस्कृत को भी में भी लिखे गए हैं, जो कुछ एपिग्राफी जो मीडियम है 2nd सेंचुरी के, वहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है इंस्क्रिप्शन को लिखवाने के लिए। और बाद में ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है 4th और 5th सेंचुरी में।
बट इवन दैट प्राकृतिक कंटिन्यू टू बी यूज, लेकिन जो प्राकृतिक लैंग्वेज ऐसी थी जो काफ़ी बात टाइम तक भी यूज़ में रहती है, क्योंकि संस्कृत हर किसी को नहीं आती थी उस टाइम पे। लेकिन जो प्राकृतिक लैंग्वेज थी हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज थी, जिसको सब तरह के लोग जानते थे, सब बोलते थे। इंस्क्रिप्शन बिगेन टू बी composed इन रीजनल लैंग्वेजेस इन द 9th and 10th सेंचुरी। अब जो अगर हम 9th और 10th सेंचुरी का टाइम देखते हैं तो उस टाइम पे जो इंस्क्रिप्शन थे ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिखे जाते थे, कि मतलब जहाँ जिस तरह की लैंग्वेज चलती थी उस तरह की लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन लिखवा दिया करते थे। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो किसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, मौर्य की, पोस्ट मौर्य की, गुप्ता के बारे में बताते हैं। और इसको हम बोलते थे कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकरम, ठीक है ना। तो ये उस जो भी पूरा सीक्वेंस वाइज जो हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं एक सीरीज़ में, अगर हम उनका कलेक्शन बनाएं, पहले मौर्य का, फिर पोस्ट मौर्य का, फिर गुप्ता पीरियड का, तो उसको फिर हम ये नाम देते हैं। बट नॉट मैनी इंस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट गुप्ता पीरियड फिगर इन सच सिस्टमैटिक कंपाइलेशन। In the case of the South India, topographical list of the inscription have been published and 50,000 inscription mostly the South India await publication। तो बहुत सारे inscription ऐसे हैं कि जो publish हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक भी publish नहीं किए गए हैं। The Harappa inscription which await decipherment seems to have been written in a pictographic script। तो जैसे हम बताते हैं कि जो हड़प्पा के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिले तो हैं, लेकिन उसको हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं, वो पिक्चर्स की फॉर्म में है, जिससे हम कुछ मतलब उनको समझ नहीं पाते हैं। और वो तो उनकी जो पिक्चर्स है वो कुछ उनके कुछ आइडियाज़ या अपने ऑब्जेक्ट्स को वो एक्सप्रेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिक्चर्स बनाई थी, लेकिन अभी तक भी वो हमारी समझ में नहीं आए, इसलिए उनको डेसिफर नहीं किया गया। लेकिन अगर हम अशोक के इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। और ब्रह्मी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, ठीक है। और कुछ खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है। तो याद रखना, जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और जो खरोष्टी है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्रिवेल्ड वर्चुअली ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इंडिया के ज़्यादातर हर पार्ट में यूज़ की जाती थी, सिवाय जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है उसको छोड़ के। ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट वर एम्प्लॉयड इन राइटिंग। जो ग्रीक और जो अरामिक स्क्रिप्ट है उसका भी राइटिंग्स में यूज़ किया गया है अशोका के इंस्क्रिप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। वहाँ पर जो अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहाँ पर ग्रीक और अरामिक जो स्क्रिप्ट है उसका भी यूज़ किया गया है। बट ब्राह्मी कंटिन्यू टू बी द मेन स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ द गुप्ता टाइम। लेकिन जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो ऐसी रही है जो गुप्ता टाइम्स तक भी चली है। An epigraphist can decipher most Indian inscription up to about the 7th century if he mastered Brahmi and its variation, but subsequently we notice strong regional variation in the script, ठीक है। तो जो एपिग्राफिस्ट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेसिफर किया है जो 7th सेंचुरी में जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और उसमें से जो ब्राह्मी वाले हैं वो सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब पता लगाने की कोशिश करी है कि उन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। जो इंस्क्रिप्शन है वो जो हड़प्पा की सील्स है उनमें भी मिलते हैं। जो हड़प्पा की सील्स थी उनमें भी हमें इंस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया हुआ है, कुछ सिंबलिक चीज़ें बनाई हुई हैं वहाँ पर। फॉर इंडियन हिस्ट्री द अर्लीस्ट डेसिफर इंस्क्रिप्शन वर आर ईरानियन। तो जो सबसे पहले जो ऐसे इंस्क्रिप्शन जिनको हमने डेसिफर कर लिया था वो कौन से थे, ईरानियन थे वो। दे बिलोंग टू द 6th and 5th सेंचुरी, 6th-5th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और ये हमें मिलते हैं ईरान में। They appear in Old Indo-Iranian and also in the Semitic language in the cuneiform script। तो cuneiform script क्या होती है कि ना एक ना ऐसे ना बस लाइनिंग वाली फॉर्म में, लाइनिंग वाली फॉर्म में होती है स्क्रिप्ट ज़्यादा बस। They speak of the Iranian conquest ऑफ द हिंदू और सिंधु एरिया। तो जो ये ईरानियन कॉन्क्वेस्ट है, जो ईरान की जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा किसके बारे में बताती है, हिंदू और सिंधु की जो एरिया है उनके बारे में बताती है। ऑफ कोर्स इन इंडिया द अर्लियर डेसिफर्ड आर अशोकर इंस्क्रिप्शन, दे आर जनरली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृतिक लैंग्वेज इन द 3rd सेंचुरी। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहले कौन से इंस्क्रिप्शन थे जो डेसिफर किए गए थे, वो थे अशोक के इंस्क्रिप्शन, जो कि 3rd सेंचुरी में बनाए गए थे। जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृतिक जो स्क्रिप्ट है सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है उनमें। ये सबसे ज़्यादा हमें मौर्य हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, अशोक की अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। इन 14th सेंचुरी 2 अशोकन पिलर्स इंस्क्रिप्शन वर फाउंड बाय फिरोज शाह तुगलक। अब देखो क्या होता है, 4th सेंचुरी में अशोक के द्वारा बनाए हुए 2 पिलर्स को जो फिरोज शाह होता है वो मंगवाता है। उसमें से जो एक पिलर होता है वो मेरठ में होता है, तो दूसरा होता है वो हरियाणा में होता है। तो वो उन दोनों जो फिरोज शाह तुगलक होता है वो अशोक के दोनों पिलर्स को कहाँ बुलवाता है, दिल्ली में मंगवाता है। एंड आस्क्स द पंडित ऑफ हिज एम्पायर टू डेसिफर द इंस्क्रिप्शन। और अपने जो पंडित होता है उसके एम्पायर में उनको बोलता है कि मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो पंडित होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वो उस चीज़ को नहीं पढ़ के बता पाते। सेम डिफ़िकल्टी ब्रिटिशर्स को भी होती है जब वो आते हैं इंडिया में और वो कोशिश करते हैं,
लेकिन बाद में क्या होता है, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन होते हैं वो उसको डिस्कवर कर लेते हैं 18th सेंचुरी में कि आखिर उनमें क्या लिखा हुआ है। तो ये काम कौन करता है, 1837 में जेम्स जो प्रिंसअप होते हैं, ये एक सिविल सर्वेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो अशोक के इंस्क्रिप्शन होते हैं उसको डिसिफर करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरह के इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें रॉयल ऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि उस समय किस तरह के डिसीजन लिए जाते थे रिगार्डिंग टू सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, ऑफिस जो ऑफिस होते थे उस समय वहाँ पर, और लोग कैसे थे। अशोक के जो इंस्क्रिप्शन हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, और उसमें बहुत तरह के जो रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म के बारे में भी, जैनिज्म, वैष्णविज्म और शैविज्म के बारे में मिलते हैं। दे अपीयर ऑन अ पिलर, टैबलेट और टेम्पल्स और इमेजेस एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। तो उस समय के जो भी पिलर मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं, टेम्पल मिलते हैं, तो उन पर हमें इन सब अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हमें चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और बाकी तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर क्या बता देते, जो राजा हैं उन्होंने कितने महान थे, वो कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो राजाओं की उनके बारे में, तो जो उनकी अचीवमेंट्स थी, हालांकि उनकी डिफीट्स और वीकनेस के बारे में कोई बात उसमें नहीं की गई है। कैटेगरी बिलोंग टू द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। एक समुद्रगुप्त का बहुत ही फेमस पिलर है, वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। फाइनली वी हैव मैनी डोनेटिव रिकॉर्ड विच रेफर स्पेशली टू द गिफ्ट ऑफ मनी, कि कैसे जो जो डोनेटिव लैंड है, मतलब जो राजा है वो कैसे उन्होंने जो लैंड है उसको डोनेट करते थे, लोगों को क्या करते थे, मनी गिफ्ट करते थे, कैटल, लैंड, मेनली फॉर रिलीजियस पर्पसेज, मेड नॉट ओनली बाय द किंग्स एंड प्रिंसेस बट ऑल्सो आर्टिशियन एंड मर्चेंट, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन है ऐसा नहीं है कि सब किंग्स के बारे में ही है, बल्कि आर्टिशियन और मर्चेंट्स के बारे में भी है, कुछ उन लोगों ने भी इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होता है लैंड ग्रांट्स के बारे में, है ना, कि बाय चीफ एंड प्रिंसेस ने किस तरह से जो लैंड ग्रांट्स दिए थे। और इम्पॉर्टेंट है लैंड सिस्टम के बारे में कि उस समय कैसी लैंड सिस्टम क्या था, तो उसकी स्टडी के बारे में हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है उन इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, कि भाई लैंड सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है तो उससे हमें पता चलेगा कि पुराने टाइम में लैंड सिस्टम किस तरह वर्क करता था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, और ये सब चीज़ें कुछ कॉपर प्लेट्स पे भी लिखी हुई हैं, जो विलेजेस हैं उनके रिवेन्यू, ठीक है, कैसे जो मॉन्ग, प्रेस, टेम्पल्स, मोनास्ट्री, वेसल्स, ऑफिसर्स, तो उन सब के बारे में हमें कहीं ना कहीं इन इंस्क्रिप्शन से पढ़ने के लिए पता चलता है। दे वर रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल एंड तेलुगु। तो जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें ज़्यादातर सभी लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि कुछ तो रीजनल इंस्क्रिप्शन होते थे ना, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं की भाषा में उसे लिखता था, तो इसीलिए हमें ज़्यादातर सभी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी।